Hi everyone, I am Rahul Patil. Today we will discussing about Newton's law of cooling. तो गाइस पिछले लेक्चर में हमने कन्वेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारे लॉजिक्स कंसेप्ट्स भी क्लियर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले जाके वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और प्लीज़ देखना, क्योंकि मैंने उसमें इतनी बारीकी से बातें की, शायद ही आपको कहीं और पे मिलेगी और बहुत आसान तरीके से स्पून फीडिंग की तरीके से मैंने वो बातें बताई है। तो प्लीज़ देखना, आपको बहुत कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और एक स्लैब को केस में लेके उस पर कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र और वेरियस टेम्परेचर फ्लो करके उसका कंक्लूजन और उसका एक्शन देखेंगे, वो कैसा बिहेव करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो बने रहना। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? इट स्टेट्स दैट हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है? बाउंसर गया होगा, मैं बता देता हूँ आसान भाषा में, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यह मैं आसान भाषा में करके बता देता हूँ। उनका सिंपल इतना ही कहना है कि हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कन्वेक्शन, मतलब कन्वेक्शन के कारण हमने पढ़ा है कि कन्वेक्शन क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो देखना फिर इस पे आना। तो देखना, कन्वेक्शन के कारण जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो बॉडी पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मतलब वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किस पर? उस बॉडी के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर और टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। मतलब यहाँ डायग्राम है, देख लो, एक प्लेट है, एक मिनट, हाँ, यह एक प्लेट है, हॉट प्लेट, उसको T1 बोला है, और ये सराउंडिंग बॉडी है, ये देखो T2 बोला है, कोल्ड एयर, वो कोल्ड है। तो वो क्या होता है, हमने कन्वेक्शन पढ़ा है, तो हॉट एयर की डेंसिटी कोल्ड एयर से कम होती, इसलिए जब हॉट एयर इस पे इस हॉट प्लेट पे कोल्ड एयर आती, एक मिनट, जब हॉट एयर के हॉट प्लेट पे कोल्ड एयर आके पास होती जाती, तो वो कोल्ड एयर भी हॉट प्लेट के कारण गर्म होती है और एकदम से वो भी गर्म होकर ऊपर हवा में जाती, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस के वजह से। हमने पिछली बार भी ये पढ़ा है। तो वो क्या कहते हैं, आपको उसका साइकिल भी बता देता हूँ। पहले क्या होता, एक प्लेट है जो हॉट है, यहाँ पर कंसिडर कर लो, यहाँ पर लिखा भी है, और उस पर कोल्ड एयर आती रहती सराउंडिंग के वजह से, और वो कोल्ड एयर आती और उस एरिया पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बताया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हीट ट्रांसफ़र के ऊपर। तो जो एरिया है कांटेक्ट पे उस हीट से, तो उसके ऊपर से वो कोल्ड एयर पास होती और गर्म होने के कारण वो गर्म होती है, और ऊपर मतलब वो प्लेट बोलती, ए भाई चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, और वो उसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस के बारे में वो ऊपर चली जाती हॉट एयर, और फिर से वो कोल्ड एयर आती, फिर से वो प्लेट बोलते हैं गर्म होने के कारण, ए भाई चल निकल, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, तो वो फिर से ऊपर जाती है। ऐसे करके करते सर्कुलेशन बिगिंस फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बेसिक यही है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पर फॉर्मूले में भी लिखा है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A इन ब्रैकेट डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी बताया आपने, मैंने डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, Q मतलब हीट फ्लो ओवर है। और यहाँ फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस, वही लिखा है डेफिनेशन में कि इट स्टेट्स दैट हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एरिया इन कांटेक्ट एंड टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, आप उसका इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, यहाँ देखो, Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसके नोटिफिकेशंस क्या है देख लेते हैं। मतलब इसमें Q मतलब हीट फ्लो रेट वेट में रहता, H मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव,
उसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। एरिया क्या है, ए मतलब क्या है, एरिया इन कांटेक्ट विद फ्लूइड और सरफेस एरिया, मीटर स्क्वायर रहता है उसका यूनिट। और डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस मैंने बताया था। और वो के में भी लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस। क्यों के में भी लिया, उसमें उसको डिग्री सेल्सियस में है और उसको के में केल्विन में करने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लॉजिकली वो दोनों सब्सट्रैक्शन के कारण कैंसिल ही होने वाले 273 से 273, तो डोंट डू डोंकी वर्क, तो उसको डिग्री सेल्सियस में भी रहने देना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं इसका पूरा बेसिक से भी एक बार बता देता हूँ। हमने क्या सीखा कि एक मिनट, हमने अभी क्या सीखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया। समझ लेना जो रहा हैंड राइटिंग। तो हमने सीखा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पर कैसे, हीट ट्रांसफर रेट मतलब Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरिया, ये तो बोल दिया। इसका एक एग्जांपल देता, चाय कप में जल्दी ठंडी नहीं होती, बट इन बशी में जल्दी ठंडी होती। क्यों, लॉजिक है, बिकॉज बशी हैव मोर सरफेस एरिया, हेंस इट एक्सपोज टू एटमोसफेयर, मतलब जल्दी से एटमोसफेयर में एक्सपोज हो जाती है, इसलिए वो जल्दी ठंडी होती है। मतलब क्या, हेंस मोर सरफेस एरिया मोर द हीट ट्रांसफ़र। तो आपको ये सिंपल से पता भी चला होगा, तो ठीक है। अब दूसरा बात है, मैंने क्या बताया था, क्यू इज डायरेक्ट, एक मिनट, तो मैंने क्या बताया था कि Q also मतलब हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब डेल्टा टी। तो वो कैसे, मतलब हीट ट्रांसफर रेट प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर डिफरेंस, वेयर डेल्टा टी इज बड़ा माइनस छोटा, मतलब ये डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2, सिंपली T1 माइनस T2, मतलब डेल्टा टी बड़ा माइनस छोटा रहता, मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट टी इज मोर, हेंस हीट ट्रांसफर रेट मोर टू एक्सपोजर टू एटमोसफेयर। मतलब एक बात समझो, सिंपल से बात था, जब तक हीट ट्रांसफर रेट जितना डेल्टा टी ज़्यादा, मतलब हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी, एक एग्जांपल लो बशी हॉट टी और एटमॉस्फेयर का, मतलब अगर गर्म चाय है और उसको एक सराउंडिंग में रख दो और उसका डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस गर्म चाय की ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगी, तो गर्म चाय है तो हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगी। मतलब देख लो आप कभी भी गर्म चाय है और वो सराउंड में रख लो तो जल्दी से वो इवेपोरेट होके, मतलब एक जल्दी से चाय की प्याली जल्दी से इवेपोरेट हो गए, उसमें से क्यू हीट ट्रांसफ़र होगा मोर, तो जल्दी से इवेपोरेट हो गए और चाय जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अगर और वही चाय अगर एक थोड़ी से वार्म में आ जाए, मतलब इतनी भी गर्म नहीं, थोड़ी सी गर्म, और उसमें डेल्टा टी ऑब्वियसली गर्म से थोड़ा कम रहेगा, तो उसका हीट ट्रांसफ़र रेट कम होगा, मतलब वो जल्दी ठंडी नहीं होगी कंपेरेटिवली, जितना गर्म चाय की कंपेरेटिव, मतलब गर्म चाय जल्दी ठंडी होती थोड़ी से वार्म चाय से। आपने ट्राई भी करना है एक बार घर में, आपको समझ में आ जाएगा वो। एक मिनट इसको रब करता हूँ। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आई होगी। आपको ये बातें समझ में आई होगी। फिर भी एक और एग्जांपल देता हूँ, जब हमें बुखार आता है, बुखार तो हमें ठंडी लगती, क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता रहता नॉर्मल से, इसलिए क्यू हीट ट्रांसफ़र रेट आल्सो ज़्यादा होता है, मतलब बुखार में ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता है, इसलिए वी डोंट कम्फर्ट गुड और उस ठंडी लगता।
मतलब टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम आवर बॉडी टू कम इन सराउंडिंग इज़ मोर, मतलब T1 माइनस T2 ये ज़्यादा रहता है उनका डिफरेंस, इसलिए मोर हीट ट्रांसफ़र रहता है। इसलिए हम तो जब हमें कोल्ड होती मतलब बुखार आता, इसमें हमें ठंडी लगती क्योंकि जल्दी से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है हमारी बॉडी से। इट इज़ नॉट गुड, पर आपको समझने के लिए मैंने बताया। इसलिए Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ये आपको ये पी एच है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एयर। तो क्लियर है। और आल्सो आपके थोड़ी सी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ इस काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ी सी बातें बतानी थी कि नैनो पार्टिकल्स के बारे में। वाई व्हाट द नैनो पार्टिकल्स एंड व्हाई द डिमांड ऑफ नैनो पार्टिकल इज मोर। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अपने मॉम को उसके बारे में पता था बचपन में। जब हमें रोटी गरम लगती थी तो मॉम उस रोटी के बहुत सारे छोटे 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 पार्ट करके हमें खाने के लिए देते। वो मतलब क्या करती थी एग्जैक्टली, वो साइंस लगाती थी कि उस रोटी के इतने क्रॉस सेक्शन एरिया बना देती थी कि उसका हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ता और वो जल्दी से ठंडी हो जाती। मतलब वही मैंने जो बताया था, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एयर इन कॉन्टैक्ट, मतलब वो एयर इन कॉन्टैक्ट बढ़ाती थी। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीजेस। बस वही इतना ही बातें हैं नैनो पार्टिकल के लिए। इसलिए चीज़ों को इतना छोटा करे, चूरा करो कि उनकी अनगिनत सरफेस एरिया बढ़े और मोर हीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमारे मॉम को बचपन में ही पता था, सिर्फ उनको थोड़ी सी बातें नहीं पता थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके ऑपोजिट हम थर्मस प्लस क्या रहता है, वो कंडक्शन का पार्ट है बेसिकली। एक मिनट बता देता हूँ आपको भी। थर्मस प्लस में क्या होता है, कंडक्शन मतलब वो आउटर बॉडी के नहीं, इनर बॉडी के इफेक्ट करता। मतलब उसका के बहुत ज़्यादा रहता, मतलब हीट ट्रांसफ़र रेट वो घटा देता बॉडी में से। मतलब हीट फ्लो जो हो रहा, मैंने डायग्राम में बताया Q, वो कम कर देता। इसलिए कम मतलब वो रुक ही नहीं जाता, क्योंकि वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। जितना हीट आ रहा है उतना जाना भी चाहिए। ये हमारा भगवान का सेंटेंस है, मतलब जितना हीट आता उतना जाता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रू आउट हीट ट्रांसफ़र लगने ही वाला, तो ये याद रखना। थर्मस प्लस में सिर्फ उसका हीट ट्रांसफ़र रेट थोड़ा सा घटा दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं किया जाता। तो ये थोड़ी जनरल नॉलेज, मतलब आपको वाइवा में पूछा तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। तो ठीक है। अब आते हम आपने जैसे हमने बात की थी स्लैब्स के ऊपर, तो स्लैब्स, एक मिनट। तो ठीक है, अब हम हमारे दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्लैब्स। मैंने बताया था हम उस पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और डिफरेंस टेम्परेचर को लगाएंगे और देखेंगे कैसे बिहेव करता। तो कंडक्शन के लिए फॉर्मूला है KA/L T1 माइनस T2, और कन्वेक्शन अभी हमने एक्सप्लेन किया था KH T1 माइनस T2। तो कंडक्शन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखो, इसमें भी समझ में आएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान में रख लो। KA/L T1 माइनस T2 फोरियर भाई ने बताया था, और कन्वेक्शन HA T1 माइनस T2। मैंने ये बातें मेरे पहले लेक्चर सीरीज में पहले लेक्चर में भी बता दिया था, इसने कौन सा फॉर्मूला दे रखा, इसलिए बोल रहा हूँ। वो पिछले वाले वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो ठीक है, शुरू कर दूँ। तो हम बेसिकली क्या करने वाले, यहाँ पर देखो, एक मिनट। मैंने बताया कि कंडक्शन जो है वो चीज़ों के बीच में लगती, और कन्वेक्शन है जो चीज़ों के बाहर वाले, मतलब सरफेस एरिया के ऊपर वो कन्वेक्शन डिपेंड रहती है, और कंडक्शन चीज़ों के बीच में। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, समझ लो। और हम इस पे T1, T2 और T3 डिफरेंट टेम्परेचर लगाएंगे, और T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T3, ये समझ लेना, और इस पे लगाएंगे।
तो इसमें क्या होगा, एक बात ध्यान में रखना कि क्यू जितना एंट्री मार रहा है उतना एग्जिट भी मार रहा है, ये मतलब भूलना ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बात जो है क्यू जितना एंट्री उतना एग्जिट, ये भूलना ही नहीं, क्योंकि ये इतना ही बड़ा, अगर जितना क्यू एंट्री मार रहा उतना बाहर नहीं निकल रहा, मतलब क्यू कहाँ मतलब हीट ट्रांसफ़र कहीं तो अटक रहा, मतलब एक्यूमुलेट हो रहा, मतलब एक के ऊपर एक इकट्ठा हो रहा, और इट इज़ नॉट गुड, मतलब उससे चीज़ें मेल्ट हो जाएगी, हीट बढ़ेगी, और इट इज़ फॉल्टी डिज़ाइन, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्टी डिज़ाइन। ऐसा किसी भी चीज़ में होना नहीं चाहिए, कंप्यूटर्स, बाइक्स, कहीं भी थर्मस फ्लास्क में भी ये बात नहीं होती, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैं आगे भी बताऊंगा फिर से। तो ये ध्यान रखें, जितना हीट एंट्री मारता उतना एग्जिट मारता, मतलब ये बात पूरी जहन में रख लो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, जितना हीट एंट्री उतना एग्जिट। मतलब बट बच्चे क्या बोलते हैं कि T1 T2 T3 वो मतलब रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर, मतलब जहाँ पर लिखा है T1 इज ग्रेटर दैन T2 T3, मतलब T3 का तो रेजिस्टेंस के कारण टेम्परेचर घटना चाहिए, उनका बात मतलब बराबर है, सेम हीट कैसे बाहर आएगी, रेजिस्टेंस के कारण हीट तो थोड़ा सा ड्रॉप होना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, नज़रिया बदलो, मैं बोल रहा कि टेम्परेचर जो निकल रहा वो भले ही सेम नहीं, लेकिन हीट ट्रांसफ़र रेट सेम होना चाहिए, उस कारण हीट एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब क्यू सेम बाहर निकल जाए, टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है लेकिन हीट सोर्स मतलब हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा क्यू वो जितना एंट्री मार रहा उतना ही एग्जिट भी होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, अगर नहीं समझ आएगी तो समझ लो, लॉजिक है। तो ये बात समझ में क्यू के बारे में, इतना एंट्री उतना ही बार, और टेम्परेचर ड्रॉप भी होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी होना चाहिए, मतलब T1 माइनस T3 ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी होना ही चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट कैसे फ्लो करेगा। T1 का टेम्परेचर, एक मिनट मैं बता देता मतलब T1 का टेम्परेचर हाई होना चाहिए कंपेरेटिवली T3, मतलब T1 माइनस T3, T1 मस्ट बी हाई और T3 लो, मैंने बताया था टेम्परेचर हाई टू लो पास करता, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हीट ही फ्लो नहीं करेगा, और अगर T1 इज इक्वल्स टू T3 हो जाएगा तो क्या हीट ही फ्लो नहीं होगा, और हीट एक्यूमुलेशन मतलब एक घटना एक के ऊपर एक हीट बढ़ती रहेगी और सिस्टम विल बी कोलैप्स्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक बात हो जाएगी, तो ध्यान में रखना मैं जो बोल रहा हूँ। और एग्जांपल उसके लिए मैं हमारे बॉडी को भी जब हमारी बॉडी का और रूम का टेम्परेचर सेम हो जाता है, वी फील नॉट कम्फर्ट, मतलब हीट ट्रांसफ़र रेट क्यों रुक जाएगा, इसलिए भी स्टार्ट पंखा और रूम का हीट कम करते और हीट ट्रांसफ़र शुरू करते, मतलब बाजू की हवा हम पर रख के तो मेंटेन कर लेते, वेर वेर heat T1 equals to T3 is not equal until and unless, मतलब T1 equals to T3 सेम नहीं होंगे जब तक, कब तक, मतलब हीट फ्लो ही रुक नहीं जाता, मतलब जहाँ हीट दे रहे T1 का वही नहीं रुक जाता, या फिर टेम्परेचर T1 का टेम्परेचर गिरा देंगे T3 की तरह, इस दो कंडीशन, मतलब T1 को इतना गिरा दो कि वो T3 के बराबर हो जाए, या फिर हीट सोर्स से हीट देना ही बंद कर दो, उस दोनों के कारण ही T1 इक्वल्स टू T3 आ सकता है, अनटिल अनलेस ए कंडीशन नहीं आ सकती, तो ठीक है। और ऐसा मेरे हिसाब से आने भी नहीं चाहिए, इससे सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि हीट इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने जो भी दो एग्जांपल्स दिए
कि हमारा बॉडी का और स्लैब्स के ऊपर आपको ये ध्यान में रख लो, ठीक है। तो ठीक है, और थर्मस के फ्लास्क के बारे में फिर से बताता। थर्मस फ्लास्क में हीट ट्रांसफ़र रेट मतलब क्यू जितना एंट्री मारता उतना ही एग्जिट मारता, मतलब इसमें हम बेसिकली यह जो के दिख रहा आपको, के एक के समझ लो, ये बाहर की बॉडी एक है, आपको फिर से बता देता हूँ। ये बाहर की बॉडी जो है ये जो स्क्वायर जैसे दिख रहा है थर्मस फ्लास्क है, और ये अंदर के है, मतलब इसमें के की वैल्यू इतने कम कर दी जाती कि हीट स्लो आगे बढ़ता, कंडक्टिविटी कम की जाती, इसलिए हीट फ्लो रेट स्लो हो जाता। मैंने पिछली बार शायद के की वैल्यू बढ़ा वो गलती से बोल दिया थोड़ा गड़बड़ी में, पर के की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, इसलिए कंडक्टिविटी कम, हीट फ्लो स्लो, मतलब कंडक्टिविटी कम के कारण हीट फ्लो स्लो हो जाएगा। नॉट ही बट हीट फ्लो इज़ नॉट स्टॉप, मतलब हीट फ्लो होता रहेगा कम स्पीड से, इसलिए चीज़ थोड़ी ज़्यादा देर तक अंदर गर्म है तो गर्म रहेगी, या फिर ठंडा है तो ठंडा रहेगी। वैसे ही एक जनरल नॉलेज की बात बताता कि इंजन से जो हमारे व्हीकल के, उसमें ऐसा होना मतलब ज़रूरी है। समझ लो एक इंजन है, इसमें से हीट जो अंदर इस्टेब्लिश हो रहा, मतलब हमको गाड़ी इंजन को हीट होना पिस्टन्स में और इसकी हीट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उसमें से हीट बाहर ही नहीं जाने देंगे, मतलब क्यों, तो अच्छा ही होगा क्योंकि हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मैंने जो बात बताई है कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र है सेंटेंस कि क्यू जितना एंट्री उतना बाहर, वो यहाँ पर भी एक्ट करती, मतलब अगर वो नहीं होगा तो हीट बढ़ती जाएगी। वो अच्छा है कि हीट बढ़ती जाएगी, इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने अंदर के हीट के इंजन के पार्ट्स मेल्ट हो जाएंगे और एकदम स्ट्रक्ट हो जाएगी हमारी इंजन। तो बेसिकली यही बात है, बता देता हूँ इस जनरल नॉलेज के लिए, वाई में पूछा तो बता देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर ठीक से समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं, आसान है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्लैब्स के ऊपर हीट कैसे इफ़ेक्ट करते और वेरियस कंडक्शन कन्वेक्शन कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में बता दिया। तो ये सब बातें ध्यान में रखना क्योंकि हम अगली लेक्चर में इलेक्ट्रिकल एनालॉजी सीखने वाले और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, मतलब न्यूमेरिकल्स, आधा न्यूमेरिकल उसी पे सॉल्व हो जाता। तो अगर पिछले लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले देखना, ये देखना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ था इस वीडियो आने के लिए, थोड़ा मुझे फीवर आया था कोरोना नहीं हुआ था, फीवर आया था, तो थोड़ा रेस्ट लिया था मैंने। तो वो बट वी डिडंट स्टॉप टू मेकिंग द लेक्चर्स। तो ठीक है, प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कल ही थोड़ी दिन में मैं दूसरा लेक्चर डालूँगा इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के बारे में, वो भी देखना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।